आज का हमारा लेक्चर एंडोमेट्रियोसिस पे है। ये मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम का ये 4th प्रॉब्लम है। अभी तक हम लोगों ने डिस्मेनोरिया पढ़ा, एमिनोरिया पढ़ा, फिर कल प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम पढ़ा। अब आज जो चौथा लेक्चर है अपना मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम में वो है एंडोमेट्रियोसिस। अब ये एंडोमेट्रियोसिस का मतलब क्या रहता है, ये तो आप लोगों को मालूम होगा कि यूट्रस की जो लेयर रहती है उसका नाम है एंडोमेट्रियम, है ना। तो ये जो एंडोमेट्रियम है वो एंडोमेट्रियम जब यूट्रस से बाहर उसकी ग्रोथ हो जाए तो वो कंडीशन कहलाती है एंडोमेट्रियोसिस। यहाँ पर मैंने इसकी डेफिनेशन भी लिखी है कि प्रेजेंस एंड ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियल टिश्यूज आउटसाइड ऑफ द यूट्रस। अब ये जो आउटसाइड ऑफ द यूट्रस होता है ये भी पूरी जगह फैल सकता है, मतलब कहीं पर भी ये एंडोमेट्रियल जो टिश्यूज हैं वो स्प्रेड आउट हो सकते हैं और वहाँ पर फिर उनकी ग्रोथ होने लग जाती है। जब उनकी वहाँ पर ग्रोथ होने लग जाती है तब क्या प्रॉब्लम आती है, तो प्रॉब्लम ये आती है कि वहाँ पर वो टिश्यू ग्रो करते करते चिपक जा, मतलब जो भी ऑर्गन होगा उसको चिपक जाते हैं और चिपकने के कारण फिर बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। अब ये जो एंडोमेट्रियल टिश्यू है वो आउटसाइड यूट्रस जब चले जाते हैं तो उसके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है जिसको कहा जाता है एंडोमेट्रियल इम्प्लांट। अब ये एंडोमेट्रियल इम्प्लांट कहाँ कहाँ पर देखा गया है, मतलब ऐसे तो बहुत जगह हो जाता है पर कुछ जगह का नाम मैंने लिखा है, जैसे ओवरीज है, फेलोपियन ट्यूब्स है, यूटेराइन लिगामेंट्स है, रेक्टोवजाइनल सेप्टम है, सिग्मोइड कोलोन है, सर्विक्स है, पेल्विक पेरिटोनियम है। ये कुछ नाम मैंने लिखे हैं और एक डायग्राम भी दिखा रही हूँ मैं तुम लोगों को। यहाँ देख रहे होंगे आप लोग कि इसमें जो यूट्रस है, इस यूट्रस से में ये जो काला काला दिख रहा है ना, ये सब चीज़ें आउटसाइड यूट्रस चली गई हैं। जैसे ये ट्यूब दिख रही है फेलोपियन ट्यूब, इसके यहाँ पर चली गई। इधर जो एरिया है रेक्टम का, लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये ऐसे कोलोन वाला, तो कहीं पर भी ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है आपको, ये सब कहीं कहीं जाकर आउटसाइड यूट्रस के ग्रो होने लग जाता है। ये यूट्रस वाला पार्ट है। अब ये जब बाहर ग्रो होने लग जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या है कि ये इस चीज़ से चिपक जाएगा। यदि इधर है तो इससे भी चिपक जाएगा, फेलोपियन ट्यूब, और ये फ्यूज़ हो जाएगा, ऐसे एडिशन हो जाता है इसका, और उसके कारण फिर ये यूट्रस तो साथ ही साथ दूसरे भी जो ऑर्गन है वो अफेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से इसका ये डायग्राम दिख रहा है ना आप लोगों को। तो ये एडिशन देखा जाता है और इसी को कहते हैं एंडोमेट्रियल इम्प्लांट। अब क्या होता है कि जब ये एंडोमेट्रियल इम्प्लांट मतलब हुआ तो उसका असर क्या हुआ, और उसी को कहते हैं पर एंडोमेट्रियोसिस। तो एंडोमेट्रियोसिस हो गया है बॉडी के अंदर, ये कैसे पता चलता है, तो कुछ सिम्टम्स अपने को दिखने लगते हैं। जो सिम्टम्स दिखते हैं वो कौन कौन से हैं, तो पहला तो डिस्मेनोरिया होने लग जाता है। अपन पढ़ चुके हैं कि डिस्मेनोरिया यानी क्या, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। उसी तरह से डिस्पेरियूनिया भी होने लग जाता है, मतलब पेनफुल इंटरकोर्स हो जाता है। फिर पेल्विक पेन, जो पेल्विक एरिया उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, वही पेन जो है वो थाइस की तरफ भी रेडिएट होते हुआ दिखता है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एमसी के समय, कभी भी हो सकता है, क्योंकि जैसी ग्रोथ हुई है उसके हिसाब से ये पेन होता रहेगा। इसके अलावा कई जो केसेस रहते हैं उनमें डायरिया देखा जाता है। कई लोगों में डिफिकेशन जब हो रहा है, स्टूल पास हो रहा है, उस समय बहुत ज़्यादा पेन होता रहता है। कई लोगों में कॉन्स्टिपेशन होता रहता है, आइदर डायरिया या कॉन्स्टिपेशन। तो जहाँ पर वो ग्रो हो गए हैं और ग्रो होके उनका एडिशन हो गया है, वहाँ पर फिर वो ऑर्गन्स अफेक्ट होने लग जाते हैं। वैसे ही एक लेस कॉमन सिम्टम जो दिखाई देता है वो ये है कि एबनॉर्मल ब्लीडिंग ड्यूरिंग एमसी। कई बार बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी हो सकती है। अब ये एमसी के समय जब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो पर्सन ने थोड़ा कॉन्शियस होना चाहिए कि कारण क्या है। उसी तरह से किसी भी तरह की जब एक्सरसाइज होती है तब भी पेन बढ़ जाता है बॉडी में, क्योंकि जहाँ की मसल पर या जिस ऑर्गन पर जिसका एडिशन हुआ है वहाँ पर फिर पेन होगा, क्योंकि स्ट्रेच होगा, तो स्ट्रेच होने से अपने आप ही जो पेन दिखाई देता है। इसके अलावा
इसका जो बुरा असर और होता है वो ये है कि इम्पेयर्ड फर्टिलिटी, मतलब बांझपन आना। अब ये क्यों हो जाता है, तो कई बार क्या हो जाता है कि जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं या ओवरी है, तो ऐसे सब फ्यूज़ हो जाती है, और उसके कारण से अब ऑटोमेटिकली उनकी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो पाती, और इसलिए फिर इनफर्टिलिटी डेवलप हो जाती है। कई बार क्या देखा गया है कि यूरिनरी सिस्टम जो रहती है उसके वहाँ पर भी उसका एडिशन हो जाता है, तो उसके कारण से जो यूरिन का जो फ्रीक्वेंसी है वो भी बढ़ जाती है, और कई बार अर्जेंसी, मतलब यूरिन कंट्रोल नहीं हो पाती, तो ऐसी वाली यूरिनरी सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो सिम्टम्स से ये जज किया जा सकता है कि एंडोमेट्रियोसिस है। पर प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए ज़रूरी है कि जो भी गायनेकोलॉजिस्ट होगी उसके पास जाना चाहिए, और फिर उसके बाद वो जितने भी टेस्ट हैं वो करके पता चलता है कि हाँ ये प्रॉब्लम एंडोमेट्रियोसिस की है। नॉर्मली ये देखा गया है कि जो एंडोमेट्रियोसिस रहता है वो करीब 40% महिलाओं में हो सकता है, और उसमें से जो ये है सीवियर कंडीशन वाली महिला है तो कम रहती है, 10% तक की।